वेलकम फ्रेंड्स, आपका चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बाकी आज मेरा टॉपिक है कि केतु आपके लाइफ में क्या प्रभाव डालता है, केतु आपको क्या दे सकता है और केतु आपको क्या देने से डिनाई कर सकता है। क्योंकि केतु डिनाई करता है, जैसे सैटर्न डिले करता है, केतु डिनाई करता है। डिनाई क्यों करता है? क्योंकि केतु जो है ना, वो आपके पूर्व जन्म जो पास्ट लाइफ है उसके साथ लिंक हो जाता है। और जब भी आपकी कुंडली में ये किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव के रिगार्डिंग जो भी कारक तत्व होते हैं ना, वो आप पहले ही कंप्लीट करके आ चुके हो, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। वीडियो तो एक भाव के ऊपर ही बहुत बड़ी चली जाती है, मतलब कि अगर पूरे भाव लेने हो तो कम से कम मैंने आइडिया लगाया था 2-2.5 घंटे की वीडियो बन रही थी। पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी बने, तो मेन चीज़ें लूँगा। कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मुझे खुशी होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पहले थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब था, बिज़ी था, लेकिन अब रूटीन बन रहा है। मे बी प्लैनेट्स का थोड़ा सा चेंज हो रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, 2-3 चीज़ें मैं आपसे पहले क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, जो लोग भी केतु को उच्च नीच मानते हैं कि इस घर में ये केतु नीच है, तो दोस्तों नीच का मतलब ये नहीं है वो गलत हो गया आपका, या केतु आपका उच्च बैठा है तो आपकी तो बेजा हो जाएगी। दोस्तों, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी से आपने समझा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि किसी ने नहीं समझाया तो मैं थोड़ा सा अपने ज्ञान के हिसाब से समझा देता हूँ। पहले दोस्तों मैं बोर्ड वगैरह नहीं यूज़ करता था, लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, वो 4x4 का पेपर लेके बाकी सब कुछ लिखे, योग वगैरह लिख के सब कुछ करके आपको पेपर पे ही पढ़ा देते हैं, कैमरा उसकी तरफ करके, तो उनके सब्सक्राइबर बड़े बढ़ जाते हैं यार। और मैं पहले खुद ही आ जाता था सामने, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी कॉपी पेंसिल की ज़रूरत है और आपको शायद समझने के लिए इस चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं 2 वीडियो, ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, ताकि शायद आपको ज़्यादा समझ आ रहे हो। और हर बंदे को चाहता है कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन की वजह से बंदा आगे आगे बढ़ता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज लेके आता है आपके लिए। अगर आपको लॉजिक अच्छा लगे वीडियोज़ का और मेरा अपना ये सिस्टम सारा अपना जो भी लगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कैसे लीजिए। बाकी इतनी वीडियोस हिट हो जाती हैं लोगों की, मैं तो हैरान हूँ। मैंने देखा वैसे ही कि जो लोग बेकार की वीडियो डालते हैं, नाच डांस गाना, सड़कों पे घूमना फिरना, सारी हिट हो रही हैं। और ये जितनी ज्ञान की वीडियो हैं वो बहुत कम हिट हो रही हैं, और उनकी हिट हो रही हैं जिनके कुंडली में ज़्यादा राहु का प्रभाव है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक के। हम कहते हैं कि केतु उच्च किसके में होता है दोस्तों? केतु जो होता है ना, वो उच्च होता है दोस्तों, हम मानते हैं 8 और 9 राशि में उच्च, हम इसको उच्च कह देते हैं। और केतु जो नीच होता है वो होता है 2 और 3 नंबर राशि में, जिसको लोग नीच कह देते हैं। और आपकी सोच ही यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 50% लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है, मेरा तो उच्च है नीचा। और एस्ट्रोलॉजर आपको यहीं पे समझा देते हैं कि भैया ये चीज़ है आपका राहु नीच है, केतु उच्च है, या केतु नीच है, राहु भी नीच हो गया। अगर केतु नीच होगा कि एक्सिस पे होते हैं, एक नॉर्थ नोड पे होता है, एक साउथ नोड पे होता है, क्योंकि दोनों ही अपने एक दूसरे के सामने आएंगे कुंडली में। अगर केतु लगन में आएगा तो राहु साथ में घर में आएगा, ऑपोजिट आएंगे। तो एक दोनों, अगर केतु 2 में आया है, केतु 8 में आया है, तो राहु 2 में आएगा, तो के दोनों उच्च हो गए। तो ऐसे ही अगर केतु 2 में आ गया, राहु 8 में आ गया, तो दोनों नीच हो गए। तो मतलब कि राहु का भी प्रभाव नहीं रहा कुंडली में, केतु का भी प्रभाव नहीं रहा। कहने का मतलब ये हो गया ना उच्च नीच से। तो इसमें तो इजीली हम किसी भी क्लाइंट को बेवकूफ़ बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक क्लियर बात कर देता हूँ, मैं कोई वीडियो अपनी सिर्फ मैं ज्ञान को, मुझे इसका अपना अंतर से इसकी मुझे भूख है ज्योतिष के बारे में, तो मैं कोई लालच के लिए वीडियोस नहीं डालता, मैं सिर्फ आपके ज्ञान के लिए वीडियो डालता हूँ। जो कि मुझे ये नहीं होता कि मुझे किसी को बेवकूफ़ बनाना है।
हाँ, कंसल्टेशन ये होती है कि किसी का कुछ देखना हो तो फ्री में नहीं देखते। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को फ्री में नहीं पढ़ाते तो कुछ दोष लगता है, कुछ ग्रह वीक होते हैं, उसकी वजह से आपका भी नवग्रह वो तो कुछ मैं चार्जेस रखता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं जिनको कुछ नहीं आता वो 5100 भी लोग उनको दे रहे हैं, 11,000 भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन अच्छी नहीं हो रही, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और इवन अभी मैं आपको 2-3 बुक्स शो करने वाला हूँ जो आज के टाइम में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, जिनकी बुक्स मैं आपको अगर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको बुक्स। मैं सबकी बुक्स मंगा के रखता हूँ। तो दोस्तों टॉपिक पे आऊँगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। कोशिश तो मैंने यही स्टार्टिंग से की थी जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि 20-25 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। कोशिश मैं यही करूँगा कि इतनी बने, लेकिन फिर भी लंबी हो जाए तो दोस्तों मेरा उसमें दोष मत गिनना कि वीडियो जानबूझ के लंबी बनाते हैं। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा है कि इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि चीज़ आपके दिमाग में पड़े। देखिए दोस्तों, केतु अगर 2 और 3 में नीच है तो क्यों नीच है, मतलब ये नहीं होगा केतु खराब हो गया। दोस्तों केतु जो प्लैनेट है ना, वो एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। पहले केतु के बारे में जानते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केतु के बारे में जानते हैं। केतु है क्या? केतु का सर नहीं है, केतु का सिर्फ धड़ है। अब जिसका सर नहीं है, जिसका सिर्फ धड़ है, उसकी ना आंखें हैं, ना कान है, ना कुछ है, उसको कुछ नहीं पता है। सिर्फ उसके पास एक सेंस है जो हमें 6 सेंस मिलती है ना हमारे। कई बंदों को पता चल जाता है कि ये यार ये होने लगता है, मुझे लगता है ये चीज़ हो सकती है, वो हो जाती है। वो 6 सेंस होते हैं। वो केतु है आपका जो आपको 6 सेंस देता है। तो केतु जो प्लैनेट है ही वो 6 सेंस का है उसका, क्योंकि अगर उसकी आंखें नहीं है तो उसको आइडिया से चलना पड़ता है। जो भगवान उसको दृष्टि देता है कि यहाँ से भी दिमाग में उसके एक इंट्यूशन पावर पैदा करता है कि तू वही इधर चल, इधर चल, उसको आइडिया से। और वो ये सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं हूँ क्या, मेरे आने का मतलब क्या है। तो वो इस चीज़ की खोज में लग जाता है। इसलिए केतु को हम खोज भी कहते हैं कि अगर केतु आपका अच्छा प्लेस्ड हो तो वो खोज करके बंदा बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता है। कैसे जाता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसका कारण यही है कि केतु जो है ना, वो जो है उसकी कुछ चीज़ें ये है कि इसकी एक खोज की प्रवृत्ति है, अक्कल्ट का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। क्योंकि जितने रिसर्चर हैं वो केतु उसके साथ थोड़ा सा लिंक करता ही करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी केतु का काम रोल आ जाता है, क्योंकि ये डीप में जाने की, ये अंदर की स्टडी है। बंदा अंदर की स्टडी, बाहर की स्टडी नहीं। डार्कनेस हम जिसको कह देते हैं, अंधेरे की स्टडी, ये बाहर की स्टडी नहीं है। केतु वाला बंदा अपने मन में स्टडी करेगा। अपने मन तो होएगा ही नहीं, सिर तो होएगा ही नहीं, अपने अंदरूनी स्टडी करेगा, बॉडी के अंदर की स्टडी, जी जहाँ पे अंधेरा ही होगा। तो दोस्तों नीच ये इसलिए है क्योंकि 2 नंबर राशि है। सपोज कर लीजिए, आपको एक थोड़ा सा कारण तो कहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 नंबर राशि है शुक्र की, और जो केतु है वो है स्पिरिचुअल प्लैनेट, आध्यात्मिक की तरफ को लेके जाता है। राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक है दोस्तों। तो राहु के लिए 2 नंबर अच्छी होगी, केतु के लिए नहीं अच्छी होगी। क्योंकि केतु अगर के शुक्र के साथ होगा, शुक्र को शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये तो नहीं लग्जरी नहीं देगा, कंफर्टेबिलिटी नहीं देगा, लेकिन वो उसका उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा मन से। लेकिन वो फिर शुक्र के साथ मिलने के बाद भी वो यही सोचेगा यार लाइफ ये नहीं है, लाइफ तो कुछ और है, इसका अध्ययन मुझे करना पड़ेगा। फिर भी वो खोज ही करेगा। इतना वो शौकीन नहीं होगा। आप नोट कर लेना जिनकी कुंडलियों में है। और बाकी एक चीज़ ही मैटर नहीं करती कि केतु राहु कहाँ प्लेस्ड हैं। आप अपनी कुंडलियों में देखिए, कुछ ग्रहों की बाकी प्लेसमेंट भी हमें बहुत कुछ बताती है। एक्यूरेसी पे हम तभी पहुंच सकते हैं। कुछ नक्षत्रों पे जाना होता है, कुछ इनके जहाँ पे ये बैठे होते हैं उनके लॉर्ड्स को देखना होता है, उनकी पोजीशन अच्छी है और ये किस राशि में कंफर्टेबल है वो भी देखना होता है। दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ तो मैंने पहले ही कहा कि वो मैं शॉर्ट में बताऊँगा और आपको समझ आ जाएगा, इतना कन्फर्म है। 3 नंबर राशि दोस्तों बुध की है। बुध की राशि में केतु कंफर्टेबल होता है। मैं ये नहीं कहता कि बुध की राशि में कंफर्टेबल नहीं होता, बुध की भी अपना नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन बुध है एक बुद्धि, बिजनेस और बुद्धि कम्युनिकेशन है। अब केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक प्लैनेट है, खोज की तरफ जाना चाहता है, उसको बुद्धि से, बिजनेस से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो वो वहाँ पे इसलिए वो बढ़िया अपना सपोर्ट नहीं देता, रिजल्ट नहीं देता। बुध को सपोर्ट कर देगा, इवन कि 2 नंबर के शुक्र को भी सपोर्ट कर देगा। 3 नंबर का ओनर बुध होता है, लॉर्ड बुध होता है, उसको भी सपोर्ट कर देगा। लेकिन वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, बस ये कह सकते हो, क्योंकि वो उसकी नेचर नहीं है जो बुध और शुक्र की नेचर है। बुध की राशि में वो ठीक रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो केतु है वो 8 और 9 में उच्च क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 8 नंबर जो राशि है ये जल तत्व राशि है और परिवर्तनशील राशि है दोस्तों, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। इसमें जितना समुद्र गहरा होता है उतना ये गहरा इसमें गहराई है, जितना आप इसमें डीप जाओगे कुछ ना कुछ निकाल के लेके आओगे। और केतु चाहता भी यही है। केतु कहता है मैं कुछ निकालूं, अपने बारे में पता करूं कैसा है कैसे नहीं है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो 8वां घर वैसे भी जो कुंडली में है वो वृश्चिक का ही आता है कालपुरुष की कुंडली में, तो वो घर के रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी में अगर वृश्चिक में केतु बैठा हुआ एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। अकल्ट की जितने भी चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी चीज़ें हैं, साइंटिस्ट हो गए, ये चीज़ों का कंफर्टेबल रहता है केतु यहाँ पे, तो इसलिए इसको उच्च का कह देते हैं। 9th जो है वो ज्ञान है। अब सिर्फ चल धन, क्योंकि इसका ओनर जुपिटर है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, सीधी सी बात है। और जुपिटर की राशि में तो ये बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि ये खुद ही जुपिटर भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ये भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। जुपिटर था कहता ज्ञान सब कुछ है, ये कहता मुझे ज्ञान की नॉलेज चाहिए, मुझे खोज चाहिए, जो उसको और बढ़ा देता है। तो इसलिए ये वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है। उच्च नीच का बस ये आप इतना समझ लीजिए। बाकी इन उच्च का नीच का किसी ने आपको बताया कि ये आपका प्लैनेट उच्च नीच है, उसकी तरफ से आप नेगेटिव मत होइए कि आपकी कुंडली में ये खराब है। खराब ऐसे नहीं होते प्लैनेट, ये अपने माइंड में रख लीजिए। अगर केतु आपका यहाँ पे कहीं भी है, यहाँ पे 8 नंबर में है, तो ये मत समझ लीजिए कि मेरा भाग्य खराब हो गया जी। बस ये है कि आपको भाग्य उस हिसाब से चमकाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको केतु के रिजल्ट जैसे आपने लेने हैं कि अपने बारे में खोज करनी, क्योंकि एक मैं पूर्व जन्म की जो बात कर रहा था, पास्ट लाइफ की बात कर रहा था, वो हर घर पे लागू होगी। जैसे मैं बात करूंगा आपसे केतु फर्स्ट हाउस में, केतु बाकी घरों में भी, तो उसमें पास्ट लाइफ में उस घर के रिलेटेड आप संपूर्ण हो, आपने वो सब कुछ किया हुआ है। तो केतु कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो 5-10% रह जाती हैं जो आपने इस जीवन में करनी होती है। इसलिए केतु कहता है यार ये तू कर चुका है, अब छोड़, डिनाई कर रहा है उस चीज़ को, और आपका मन नहीं करता वो चीज़ करने को। लेकिन उस हाउस के रिगार्डिंग जिस चीज़ को वो डिनाई करने को कहता है, आप पिछले जन्म में कर चुके हो, आप उसमें परफेक्ट हो, ये अपने माइंड में डाल लो। आप यू आर परफेक्ट। अगर आप करने पे आओगे तो आप कर लोगे उसको भी। जैसे मैं आप शुरू हो रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस राशि नहीं में कोई भी लिखी है हमने, राशि किसी कोई किसी हर किसी की कुंडली में अलग अलग होती है दोस्तों, तो क्योंकि हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इस पर दृष्टि देखनी पड़ती है, कंजंक्शन देखनी पड़ती है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतना है कि पहले भाव में जो ग्रह है उसका कारक तत्व देखना जरूरी होता है। तो उससे जो हमें सीखने को मिलता है, उसके आगे हम फिर सटीक जानकारी के ऊपर जाते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको सुनने को मिलेगा, या आप औरों को भी सुनते होंगे। तो जैसे जैसे आप औरों को सुन रहे हैं तो आप मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी कुछ आपको अच्छी बातें कंफर्म बता सकता हूँ। दोस्तों केतु अब है, केतु आपके लगन में बैठ गया। लगन है आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंदर, आपका बाहर, सब कुछ आप। तो केतु की जो नेचर है, पहले उसको मैंने बता ही दिया है, वो खोज प्रवृत्ति का है। वो कहता है कि मैं हूँ कौन। पहले तो आदमी की ये नेचर जाएगी कि मैं है कौन। वो अपने ऊपर करेगा, अपने आप को उभारने का वो करेगा, डेवलप करने का करेगा। वो अपने आप का अपना लेवल इतना ऊंचा भी लेके जा सकता है खोज करके, अपने आप को जानकर। क्योंकि केतु एक फ्लैग भी है, इसको झंडा भी कहते हैं हम, फ्लैग, लाइक फ्लैग ना, इसको झंडा भी कह देते हैं फ्लैग, क्योंकि ये ऊपर उठा देता है बंदे को जब अच्छी पोजीशन में हो। अब अच्छी पोजीशन में केतु कब हो जाता है? जब केतु के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती, जा इसका डिपॉजिटर, मेन ये होता है कि इसका डिपॉजिटर पहले हाउस की आपकी जो भी राशि है उसका डिपॉजिटर अच्छे हाउस में हो। ज़्यादातर कुंडलियों में केंद्र और त्रिकोण को अच्छे हाउस माना गया है, लेकिन मैं तो दूसरे को 12वें को भी केतु के हिसाब से अच्छा, केतु 12वें घर का कारक ग्रह है। लेकिन अच्छा डिपॉजिटर कैसे हो वो सारी कुंडली का विश्लेषण करके पता चल जाता। अब सारी कुंडली के ऊपर मैं आ रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे से कंसल्टेशन लीजिए, जहाँ आप किसी से कंसल्टेशन के लिए चले जाइए। पहले आप केतु को समझिए। कहने का मतलब ये है कि केतु ये बंदा अपने ऊपर खोज करेगा, और अगर इसका लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और ये अच्छे ग्रह से दृष्ट है, इसके साथ शुभ ग्रह है, सपोज कर लीजिए ये बुध या जुपिटर की राशि में है, 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, ये 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है केतु, तो ये शुभ वैसे हो गया क्योंकि जुपिटर की राशि में हो गया। अगर जुपिटर भी अच्छा प्लेस्ड है
तो केतु आपकी कुंडली में जुपिटर शुभ गिना जाएगा दोस्तों। तो शुभ आपको खोजी प्रवृत्ति का बना के आपको उभारेगा, ऊपर लेके जाएगा, और आप इतने लेवल पे पहुंच जाओगे कि वो भी अपने दम पे, कि आप अपने ऊपर इतना खोज कर लोगे कि आप कुछ ना कुछ निकाल के ले आओगे कि ये चीज़ से मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ही इसने बढ़ाना है, आपकी ही तरक्की करनी है। तो दोस्तों हम दो लोग एक भाव में, एक ग्रह का एक पहलू कभी भी नहीं होता, ये सभी ग्रहों के लिए लागू होता है। तो दूसरा है इसका अशुभ प्रभाव भी आ सकता है। शुभ प्रभाव क्या है? इसका डिपोजिटर कोई हो, ये जुपिटर की राशि में नहीं बैठा हो, बुध की राशि में नहीं बैठा हो, किसी और की राशि में बैठा हो, सपोज कर लीजिए, जहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, और इसका डिपोजिटर जो है वो भी अच्छा नहीं हो, वो भी बैड इफेक्ट हो, मतलब कहीं जगह पे गलत बैठा हो। तो दोस्तों ऐसा बंदा फिर ना खोज प्रॉपर नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको यही कन्फ्यूज़न होती है कि मैं करने क्या आया हूँ, मैंने क्या करना है। उसको ये समझ नहीं आता कि मैंने किसी को जवाब क्या देना है, कि मैं खुद तो समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, दूसरे को क्या मैं समझूँ। इनको दूसरों के बारे में भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि खुद को ये समझ नहीं पाते। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है केतु का, जब लगन में आ जाता है। तो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में भी इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि केतु जो है वो एक जिसका सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक कह सकते हो कि वो खोज की तरफ लगा हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को ना एक अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है, अगर ये ज़्यादा पाप अशुभ ना हो, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार अशुभ हो जाता है तो काम ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन नीच का भी हो चाहे, लेकिन इसका डिपोजिटर ठीक बैठा हो तो भी इतना बुरा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर ये 50% अशुभ है, एक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ शुभ और अशुभ दोनों का मैं 12 घरों में एक एक लाइन आपको बताऊंगा। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि पहले मैं ये 12 घर कंप्लीट करूंगा, वो एक लाइन में आपको हर घर के बारे में बता दूंगा कि वो मेन रिजल्ट स्टीक क्या दे सकता है। तो इसकी वजह से आप वीडियो भी शायद पूरी देख लो, क्योंकि एक एक मिनट की एक अपने घर की वीडियो देख के सभी निकलते हैं कि हाँ भी ठीक है, मैंने इतनी वीडियो देख ली है तो अपना घर देख लिया। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो मेरी तरफ से सॉरी। लगन में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि केतु कैसा रिजल्ट देता है, खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, और आदमी को अगर वो खोज कर लेता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है तो बहुत ऊपर तक ले जाता है। सेकंड हाउस में दोस्तों ये वाणी का घर है, फूड का घर है, वेल्थ का घर है, आपकी फैमिली का घर है, ननिहाल का भी हम इसको घर कह सकते हैं। तो अच्छी पोजीशन में है, इसका डिपोजिटर भी सेकंड हाउस का अच्छा बैठा हुआ है। तो दोस्तों घर से लाभ मिलेगा इसको, घर से पैसा मिलेगा इसको, चाहे ये पैसों से इसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है ये, स्पिरिचुअल प्लैनेट है ये। तो लेकिन वो बेनिफिट मिलेंगे जो इनको दूसरे घर में बैठता है। दूसरे घर का कोई अच्छा लॉर्ड नैसर्गिक शुभ ग्रह भी साथ में बैठ जाता है तो बड़ा होता है। अगर जुपिटर और बुध की राशि को आप मेन साथ लेके चलना, अगर उनकी राशि में बैठा हुआ केतु 6 नंबर में बैठा है, 9 में, 10 में, 12 में, 9 में सॉरी और 12 में, 3 और 6 में, 3, 6 बुध की राशि है, 9 और 12 जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही रिजल्ट देगा दोस्तों। तो बाकी बैड प्लैनेट्स की कोई दृष्टि ना हो, स्पेशल शनि की, तो दोस्तों इसको वेल्थ मिलती है। अगर नहीं बैठा हो तो दोस्तों ये वेल्थ गवा भी सकता है और अपने रिश्तेदारों से दूर भी जाने का योग बनता है दोस्तों। तो ये इफेक्ट आता है केतु के दूसरे घर में होने से। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं दोस्तों। तीसरे घर में, तीसरा घर दोस्तों है आपका पराक्रम का, आपका ऑनलाइन बिजनेस का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का, यात्रा का। अगर ये शुभ बैठा हुआ है, जिन राशियों में मैंने आपको बताया शुभ होता है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। तो अगर ये शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, इसका डिपोजिटर अच्छा बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये ट्रैवलिंग करके ज्ञान लेगा ये, और ज्ञान से बहुत कुछ सीखेगा। इसका जो भी सर्कल होगा ना वो बड़ा अच्छा होगा, और उस सर्कल से ये बेनिफिट लेगा। ये बेनिफिट मतलब वो सर्कल इसको देगा, खुद अपने आप ही देगा। और छोटे भाई बहन अगर शुभ है, ये छोटे भाई बहनों से इसके साथ बड़ा प्यार मिलेगा, छोटे भाई बहन इसको बड़ा प्यार देंगे। अगर अशुभ है दोस्तों तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं। अशुभ कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, डिपोजिटर अगर अच्छी जगह प्लेस नहीं हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो अशुभ हो जाता है। बाकी फिर ये अगर दूसरे घर में भी अशुभ है तो वाणी में भी दिक्कत आती है दोस्तों। अब तीसरे घर में अशुभ है तो ये प्रकार, अब जो भी इसका पराक्रम होगा, जो भी इसका कम्युनिकेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, बेकार की बातें करेगा और अपना कम्युनिकेशन में दम नहीं होगा, बस ये आप कह सकते हो। तो ये अशुभ केतु का थर्ड हाउस में है। लेकिन अगर अशुभ है तो इसको
हर तरफ से हेल्प मिलेगी, कम्युनिकेशन में भी पावर होगी और राजा से रंग बना सकता है, क्योंकि तीसरा भाव ऑनलाइन का है और ऑनलाइन में भी ये काफ़ी कुछ कर सकता है दोस्तों। अब केतु जो है वो चौथे घर में आ गया कि चौथे घर में चाहे दोस्तों राहु हो चाहे केतु, कंफर्टेबल नहीं फील होते, क्योंकि चौथा घर हम जल्दी लेते हैं चंद्रमा का, और चंद्रमा का कारक माँ है। तो माँ के उसमें राहु और केतु का आना दोनों को ही अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ के साथ ना मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, ना हम अध्यात्म को जोड़ सकते हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो उसमें ये होता है कि अगर केतु बाई चांस अशुभ है तो दोस्तों माँ के साथ भी प्रॉब्लम, माँ की सेहत अच्छी ना रहना, घर से दूर चले जाना, प्रॉपर्टी ना मिलना, व्हीकल्स लग्जरियस लाइफ ना मिलना, जो चौथे घर के कारक हैं। और अगर शुभ हो गया तो दोस्तों सब फिर ठीक मिलेगा, माँ से प्यार मिलेगा, माँ को वो अपनी आइडेंटिटी समझेगा, वो माँ को ही सब कुछ समझेगा, क्योंकि केतु की अपनी खुद की तो आइडेंटिटी है ही नहीं, तो वो समझेगा कि मेरी माँ ही मेरी आइडेंटिटी है, वो अपने माँ की ही फेवर करेगा, माँ की ही बात सुनेगा दोस्तों, उसको आइडेंटिटी समझेगा। और इसको फिर व्हीकल सुख, घर का सुख, कंफर्टेबिलिटी, ये सब कुछ मिलेगा चौथे घर में, अगर ये शुभ स्थिति में इसका डिपोजिटर सही जगह बैठा हुआ है। अब पांचवा घर दोस्तों ज्ञान का घर है, आपके क्रिएटिविटी का घर है, स्किल्स का घर है, पढ़ाई का घर है, लोअर स्टडीज़ को कह देते हैं। तो दोस्तों अगर ये अच्छी स्थिति में यहाँ पे है तो आपको क्रिएटिव बना देगा। खोज तो इसकी आदत है ही है, खोज करके क्रिएटिव से आगे लेके आएगा, आपको बढ़ाएगा, ज्ञान को भी बढ़ा देगा, क्योंकि ज्ञान लेना इसकी वो भी एक खोज है लेना। अगर जुपिटर भी यहाँ बैठ गया, या जिसका डिपोजिटर जुपिटर की राशि में बैठ गया, तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी बना देगा आपको, और ज्ञानी बन के क्रिएटिव बन जाओगे आप। ज्ञान के मामले में आप गुरु जैसे ट्रीट करोगे किसी को समझाने के लिए, क्योंकि ये पैसे की डिमांड कभी नहीं करता दोस्तों, ये किसी भी घर में पैसे की डिमांड नहीं करता, ये याद कर लेना। छठे घर का केतु दोस्तों ऐसा होता है कि छठे घर में केतु के गुप्त शत्रु, वैसे तो छठे घर में से गुप्त शत्रु ही देखे जाते हैं, तो गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन अगर ये शुभ भाव है, क्योंकि ये छठी राशि बुध के घर है, ये यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में छठी राशि आती है, तो यहाँ पे केतु इतना बुरा फल नहीं देता, आपके शत्रुओं को दबा के रखेगा, आपके जो डेली रूटीन है बनाएगा, और आपका ये हाउस जो है आपका लोन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जो रोग ऋण अपना कर्ज का घर है ये सारा ख़त्म करेगा। और दोस्तों ये नानके का भी घर है, अगर शुभ स्थिति में है तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा इस घर के रिलेटेड। अगर शुभ है तो दोस्तों वही चीज़ें ख़राब हो जाएगी, कर्ज चढ़ जाएगा, आपके ननिहाल के साथ आपकी नहीं ज़्यादा बनेगी, तो आपके शत्रु जो बैठे हुए थे वो भर के बाहर आएंगे। लेकिन केतु फिर भी यहाँ पे अच्छा है, शत्रु आपको ज़्यादा हानि नहीं कर पाएंगे। सातवें घर में केतु दोस्तों ये होता है कि वाइफ का घर होता है, बिजनेस का घर होता है। अगर शुभ में स्थिति में बैठा हुआ है तो टाइम आने पे, स्टार्टिंग में तो हस्बैंड वाइफ में चाहे जिसके मर्जी बैठा हो, अगर वाइफ में बैठा है तो हस्बैंड उसके निराश होगा, हस्बैंड के बैठा है तो वाइफ निराश होगी, क्योंकि केतु की नेचर है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ध्यान। तो ऐसी नेचर को समझने के लिए ना लोगों को टाइम चाहिए। जो लोग इन चीज़ों को टाइम को दे देते हैं ना, वो फिर समझ जाते हैं कि इसकी नेचर ऐसी है, तो वो उस तरफ से उससे चलना शुरू कर देते हैं, फिर बहुत बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। अदरवाइज़ ये अगर बहुत अशुभ है, अशुभ नहीं है, तो ये डिवोर्स भी करवा सकता है, क्योंकि ये चीज़ों को सेपरेट कर देता है, ये इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। हस्बैंड वाइफ जो इंडिविजुअल मतलब एक दूसरे के साथ मिलते रहना, ये वो रहना, ये अलग प्रवृत्ति का जैसे प्लैनेट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी अगर शुभ स्थिति में इसका डिपोजिटर अच्छे प्लेस पे, मतलब इसका जो ओनर है वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड है इसका लॉर्ड, तो दोस्तों बिजनेसमैन, अच्छी पार्टनरशिप चलेगी, अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है दोस्तों। अब आठवां हाउस है केतु का। अब जैसे मैंने वृश्चिक राशि में बताया कि वृश्चिक राशि तो है ही वैसे केतु के साथ लिंक ही करती है, वृश्चिक राशि में वैसे ही भी ये उच्च का होता है, और आठवां घर है भी कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक का है, लेकिन मैं आठवें घर के केतु की बात कर रहा हूँ। अगर ये शुभ स्थिति में है ना दोस्तों, तो ये आपको बहुत बढ़िया अकल्ट में ले जाएगा, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, अगर जुपिटर की पोजीशन ठीक है और इसका जो लोड है वो भी अच्छा प्लेस्ड है। आपको रिसर्चर बना सकता है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप इंश्योरेंस के वो बड़े अधिकारी बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आठवें सेक्टर में जो भी नीचे लेवल की चीज़ें, ये सारी आपको देगा दोस्तों। अकल्ट, दबी हुई, खोज करने वाली चीज़ें। नवा दोस्तों भाग्य का है, आपका फादर का है, आपकी लॉन्ग जर्नी का है, आपकी हायर स्टडी का है। अगर शुभ है तो दोस्तों ये बंदा धार्मिक होगा और आपके अपने पिता की नेचर से इंस्पायर्ड होगा दोस्तों, और वैसी हरकतें जो इसकी होंगी वो पिता में भी थोड़ी बहुत देखी जाएगी दोस्तों।
और बाकी अगर अशुभ है, मैंने अशुभ मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। अगर अशुभ है तो दोस्तों तो इसका थोड़ा सा भाग्य इसका साथ नहीं देगा, फादर को भी दिक्कत होगी, थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होगी, क्योंकि भाग्य साथ ना दे तो स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है। बाकी एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इसमें बाकी ग्रहों की देखना जरूरी होता है, क्योंकि बाकी 8 ग्रहों का भी रोल है। बाकी केतु के सामने राहु तो आ ही जाता है, उसका तो पता चल जाता है, लेकिन 7 ग्रहों को देखना पड़ता है। आप 10वां घर है दोस्तों, तब केतु 10वें घर में आ जाता है। ये कर्मेश है, ये आपका कर्म है, ये आपका स्टेटस है आपका। अगर ये शुभ अवस्था में है तो दोस्तों आपका स्टेटस ऊंचा बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा। अगर जैसे मैंने गुरु का है, ये गुरु की राशि में खुश होता है, गुरु भी साथ में बैठ जाता है, तो ये धर्म गुरु तक बना देता है। धर्म गुरु ऐसा वैसा नहीं जो पैसे लेता है और डिफ़ाल्टर होते हैं कहीं ना कहीं। सभी लोग धर्म गुरु एक जैसे नहीं होते, आपने सबको पता है। आप जो भी मेरे यहाँ पे बैठे हुए वीडियो सुन रहे हैं, मेरे जातक, सबको पता है ये अच्छा धर्म गुरु। जैसे वृंदावन में परमानंद जी हैं, जिनकी दोनों किडनीज फेल हैं। एक का उन्होंने नाम राधा रख लिया, एक का कृष्ण रख लिया, और 17 साल से अभी जीवित है, किडनी दोनों फेल है उनकी। वो धर्म गुरु हैं, वो उनको ये आशीर्वाद देते हैं। ये ग्रह ही होते हैं जो आशीर्वाद देते हैं। मुझे नहीं पता उनका कंजंक्शन क्या बन रहा है, लेकिन ऐसा धर्मगुरु बना देता है और स्टेटस को बहुत ऊंचा ले जाता है ये। अब 11वें भाव में अगर ये शुभ है तो दोस्तों सोशल सर्कल से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका सोच होगी कि आप बड़े, खोज होगी आपकी, आप खोज कह सकते हो, सोच नहीं कह सकते हो, खोज कह सकते हो। आपकी बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत हो, और आप उन लोगों के पीछे पीछे खोज करोगे जिनकी मार्केट में वैल्यू हो, जो आपके साथ किसी टाइम पे काम आ सके, चाहे वो 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन आप उनको अपने टच में रखना चाहोगे। आप उनके प्रति प्रभाव, आपके सोशल सर्कल में ऐसे ही लोग होंगे जो आपकी ज़रूरत पड़ने पर केतु आपकी हेल्प करेगा उस टाइम पे, क्योंकि ये 11th हाउस है। 11th हाउस में वैसे तो कोई भी ग्रह इतना बुरा रिजल्ट नहीं देता जब तक कि बहुत बुरी हालत में ना हो। अब बहुत बुरी हालत का मतलब आप समझ लेना, अगर इसका डिपॉजिटर ठीक है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, धन इसके पास आएगा ही आएगा, अचानक से आ जाएगा, कैसे भी आ जाए, अचानक से आ जाएगा। अगर दोस्तों बाई चांस इसका डिपॉजिटर ठीक नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तो दोस्तों इसका एक चांस है, इसके जितने दोस्त सोशल सर्कल होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके इनके घर वाले कहेंगे कि तेरा सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, चाहे वो सर्कल चाहे अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी वो इसके लिए बेनिफिशियली होगा। मतलब कुछ डिफ़ाल्टर्स दोस्त होते हैं, हर बंदे के होता है कोई ना कोई इस उम्र से सभी निकलते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए वो डिफ़ाल्टर होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद ही होते हैं दोस्तों। लेकिन इनका नाम तो फिर उनके साथ जुड़ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी बदनामी हो सकती है 11वें हाउस का। अब 12वें घर पे जाते हैं दोस्तों, केतु 12वें घर में। 12वें घर में दोस्तों सभी कहते हैं ये मोक्ष का घर है, केतु यहाँ पे बहुत खुश है, और केतु 12वें घर में आ गया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि केतु 12वें घर में आ गया तो मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि 12वें घर मीन कालपुरुष की कुंडली में शुक्र भी वैसे कंफर्टेबल गिना जाता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, 1 मिनट और लगेगा। जैसे सपोज कर दीजिए लगन 8 है, बाकी चीज़ों को भूल जाइए, लगन 8 है और यहाँ पे 2 नंबर है, और यहाँ पे शुक्र बैठ गया, 12 नंबर आ गया यहाँ पे, 12 नंबर तो नहीं आया, यहाँ पे 7 नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया यहाँ पे, और शुक्र आ गया यहाँ पे, सपोज कर लीजिए। अब दूसरे का लॉर्ड शुक्र 7वें में कहते हैं, लोग कहते हैं शैया सुख मिलता है, शुक्र 12वें में बहुत बलवान होता है, कई वीडियोज़ में आपने सुना होगा, और मैं इन सब के खिलाफ हूँ, किसी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ज्ञान उनके पास है, लेकिन मेरा लॉजिक अपना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 7वीं वो अपनी राशि में बैठ गया, मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया, वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया दोस्तों। अब 7वां घर मार्ग स्थान है, वाइफ का स्थान है, उसका लॉर्ड 12वें में बैठ गया, ये तो डिवोर्स तक करवा देगा। ये नहीं करवाएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखना दोस्तों, जरूर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि डिवोर्स होगा। बाकी शैया सुख सब कुछ नहीं होता, शैया सुख वगैरह ये जेल यात्रा भी करवा देता है, वहाँ पे शैया भी पड़ी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा देता है शुक्र, अगर वहाँ पे बैठा हो तो वो भी शैया सुख होता है। तो ऐसे केतु को कहते हैं ये मोक्ष का कारक है दोस्तों। यहाँ पे केतु यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि 12वें घर का केतु अपना कारक भाव में है, अच्छे भाव में है। लेकिन अगर जब तक इसके साथ गुरु की राशि नहीं जुड़ती, अगर गुरु की राशि में जा गया, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो, या गुरु यहीं पे बैठ जाए, तो दोस्तों ये वाकई ही मोक्ष में जाएगा। केतु को वो सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, केतु खोज जो करना चाहता है, जो पाना चाहता है, वो उसको मिलेगा। और ऐसे लोग, अगर ये प्लैनेट अशुभ है तो ये लोग किसी टाइम पे जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, संन्यास की तरफ चले जाते हैं,
थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हैं वाइफ फैमिली की तरफ से, सारी तरफ से कह सकते हैं। ज़्यादातर 12वें घर वाले केतु ही मोक्ष की तरफ, मोक्ष कहने का मतलब ये है कि डिटैच होते हैं और वो अपना क्या चीज़ है, वह मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मतलब क्या है लाइफ का, इसके बारे में वो ज़रूर सोचते हैं। अगर गुरु बैठ जाए तो वो कंफर्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और वो भी धर्म गुरु की बन सकते हैं और बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो भागेंगे। भागने का मतलब कि वो अपने घर से भागेंगे, संन्यास की तरफ भागेंगे, दूर जाने की वो कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु के रिगार्डिंग और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है दोस्तों तो बहुत बेनिफिट है। बाकी दोस्तों मेरा एक चीज़ रहेगी कि जो मैं हर घर के बारे में बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मुझे माफ़ करना दोस्तों। अगर ग्रह आपका शुभ भी है, राशि कोई भी है, कुछ नहीं है, लेकिन एक एक लाइन हर घर के बारे में मैं दोस्तों आपको बोल देता हूं दोस्तों। अगर पहले प्रथम भाव में है केतु तो थोड़ी सी बुद्धि कन्फ्यूज़न मैंने जैसे आपको कहा था, तथा अस्थिर चित्त वाला बनाता है, स्थिर नहीं रहता वो, लेकिन वो व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं। एक अशुभ का आ गया, एक शुभ का आ गया। दूसरे में ये केतु जो है ना, जो वाणी दोष पैदा करता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वाणी दोष जरूर होगी उसकी वाणी में, वो थोड़ा वो हो गया। तृतीय भाव का केतु यात्राओं का प्रेमी होता है और बुद्धि भी उसकी होती है, जो मैंने बताया है। तृतीय में केतु काफ़ी अच्छा माना, मैंने आपको पहले बताया। चौथे भाव में केतु व्यक्ति को चंचल तो बनाता है, लेकिन वो व्यर्थ की, लोगों की चर्चा में लगा रहता है, वो समय व्यर्थ करता है चौथे का केतु। और पंचम भाव का जो केतु है वो बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता, जो ज्ञान का भाव है, और संतान से थोड़ी सी कष्ट हो सकती है और अभाव भी दिलवाता है संतान से। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया शुभ है तो संतान से ये बेनिफिट भी बहुत दिलवाता है, ये भी बता देता हूँ आपको। षष्ठ का केतु जो होता है वो शत्रु तो होते हैं लेकिन दबे रहते हैं, क्योंकि षष्ठम में अगर अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, मतलब जो अच्छा हम कहते हैं नहीं, परंतु ये बंदे को पराक्रम इसमें होता है केतु में। केतु पराक्रम वाला प्लैनेट है, इसका बहुत हष्ट पुष्ट बॉडी है, सिर नहीं है, वो बात अलग है। तो ये पराक्रम का पड़ना, लेकिन उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों। ये अशुभ शुभ दोनों ही मैं असर आपको बताता हूँ। सातवें में केतु जो है वो पारिवारिक दुख देता है दोस्तों। ये दुख अगर अशुभ प्रभाव में है, देता है दुख ये। और ये व्यक्ति को कामुक का मतलब ये है कि ये बॉडी है तो बॉडी का पार्ट जो है वो कामुकता आई जाती है, क्योंकि कामुकता सिर में तो होती है, बाद में बॉडी में आती है, लेकिन ये इसमें भी आ जाती है अगर केतु यहाँ पे बैठा हो। लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ को समझने के बाद आध्यात्मिक की तरफ ये लेके जाता है और उसकी नेचर फिर बाद में समझ आ जाती है, फिर धीरे धीरे सारा अगर शुभ स्थिति में हो तो चलने लग पड़ता है। अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारी दे सकता है दोस्तों, ये अगर शुभ हो तो, और ये गुप्त रोग का कारण भी बन सकता है, लेकिन ये रिसर्चर बहुत बढ़िया बनेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। नवम भाव का केतु आपको घुमाने में विश्वास करेगा, आपको घुमाएगा, जिनके भी आप देख लीजिएगा, और इसका रुचि रहेगी जो असामाजिक कृत्य, मतलब जो धर्म को नहीं मानते उसमें भी रुचि रहेगी अगर अशुभ है तो दोस्तों, ये बता देता हूँ, साथ में बोल देता हूँ आपको एक लाइन 10वें के लिए भी। अगर दशम भाव में केतु तो व्यापार में कठिन परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, इजीली सक्सेसफुल नहीं होगा वो अगर अकेला केतु है, या शनि साथ में बैठ के सपोज कर लीजिए, इजीली काम बहुत करना पड़ेगा और काम के पीछे ये लगा रहेगा, खोज करके ही काम करेगा, ये एकदम स्टेप नहीं लेगा, ये भी कंफर्म है। ये खोज करके ही काम करेगा और थोड़ा सा ये पिता के लिए कष्टदारी सिद्ध होता है अगर ये अशुभ ग्रहों के साथ हो, जैसे मैंने शनि की एग्जांपल दी, मतलब जुपिटर की राशि में या बुध की राशि में ना हो तो ये रिजल्ट आता है। और 11th हाउस में दोस्तों केतु समृद्धि देता है, जैसे मैंने आपको बताया, धन जरूर देता है। तो अगर अशुभ है तो नीच कर्म, जैसे दोस्त मिलेंगे डिफाल्टर वो वैसा कर जाएगा। ये एक लाइन में आपको मैंने लास्ट में क्लियर किया। द्वादश भाव में केतु संत टाइप बना देता है दोस्तों, ये व्यक्ति योगी टाइप बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केतु जो है ना वो लास्ट टाइम पे ये सोचता है कि मैं आया क्यों हूँ और मैंने इसको अपने जीवन को जानना ही जानना है। ये था मेरा दोस्तों पहले फुल डिटेल में, फिर लास्ट में एक लाइन में शुभ अशुभ का असर। तो दोस्तों अब जैसा भी मैंने आपको अपने तरफ से बताया है, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो मेरी आपकी जल्दी आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना,
क्योंकि अब मैं 5-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, गैप नहीं डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हैव ए गुड डे एंड ए गुड लाइफ, इंजॉय द लाइफ। बाकी ऊंच नीच के ग्रहों से डरना नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो छोटी मोटी कमेंट में लिख देना, और अगर मेरे से कोई सलाह लेनी है, ज़रूरी लगता है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, मेरी फ़ीस है लेकिन इतनी नहीं है जितनी लोगों की है, उनसे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और भगवान की कृपा इतनी है कि वैसे भी मेरा जो शनि है कुंडली में, वो मैं उनकी वजह से मैं कुछ गलत अपनी तरफ से कन्वे कर ही नहीं सकता मैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।